हाँ जी, नमस्कार। डेफिनेशन से चर्चा करेंगे आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी हम एक्ट को पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशंस जो है ना, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए समझ में। अगर अच्छे से नहीं आएगी तो बाद में सेम वर्ड का रिपीटेशन होगा तो आप कहेंगे यार ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इसके लिए जो है डेफिनेशंस पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा। डेफिनेशंस, देखिए डेफिनेशंस जो है 3 प्रकार की होती है। पहली है एग्जॉस्टिव, दूसरी है इंक्लूसिव, तीसरी है हाइब्रिड। तो ये 3 टाइप की जो है डेफिनेशंस होती है। एग्जॉस्टिव का मतलब है इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा इंडिया मीन्स। तो जहां पर भी वर्ड मीन्स आ गया ना, तो इसका मतलब इंडिया का मतलब यही है। ये नहीं कि आप इंडिया का मैप जो है बड़ा कर देंगे, लो भैया श्रीलंका भी आ गया, बांग्लादेश भी इंडिया में आ गया, नेपाल भी इंडिया में आ गया, चाइना भी आ गया। नहीं, इंडिया मीन्स एक डेफिनेशन दी है कि इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां वर्ड इंडिया आएगा उसका क्या मतलब होगा। और ये एक एग्जॉस्टिव टाइप की डेफिनेशन है कि यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और वहां लिखा जाता है इट इंक्लूड्स। इसमें क्या होता है, इसमें लॉ जो है ना आपको कुछ बातें बताता है कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे इनकम इंक्लूड्स पर्सन, याद होगा पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म, एलएलपी, कंपनी, जो भी है सब चीज़ें आ जाती है। तो ये जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ें तो हमने दी है, पर अगर कोई चीज़ इससे मिलती जुलती होगी तो वो चीज़ भी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। तो यानी कि लॉ जो है वो थोड़ा सा ओपन हो गया है। भैया जो चीज़ें हमें पता है वो तो हमने डाल दी, मिलती जुलती चीज़ें आएगी वो भी डाल देंगे। तो कल को ये नहीं बोल सकते कि कोई और सोर्स से इनकम आई जो इनकम की डेफिनेशन में उसकी बात नहीं करी गई है, तो हम बोलेंगे कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है और इससे मिलती जुलती और भी कहीं से पैसे आएंगे वो भी आप इनकम में डाल देंगे। और सिमिलरली पर्सन में वैसे तो सारी चीज़ें डाल दी, फिर भी इंक्लूसिव डेफिनेशन इसको रखा गया है। आखिरी है हाइब्रिड डेफिनेशन, जिसमें लिखा होता है इट मीन्स, कुछ बातें दे रखी होती है, एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स लिखा है तो डाल दिया, और इंक्लूड्स देकर जो है थोड़े से एग्जाम्पल्स और दे दिए, दोनों को मिक्स कर दिया। सेक्शन 2 जो है हर एक्ट का, उसमें डेफिनेशंस दे रखी होती है, तो उसमें कोई बताने की बात नहीं है। इट्स रियली सिंपल टू नो कि जो भी आपका सेक्शन नंबर 2 होता है हर एक्ट का, कंपनीज एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें डेफिनेशंस दी होती है और उसके ब्रैकेट में क्लॉजेज होते हैं, लाइन में डेफिनेशन चलती है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं मैं कि जब सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं ना, क्लॉज 1 2 3 ऐसे कर कर, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है डेफिनेशन। यानी कि ए से जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ पर आएगी, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ऐसे कर कर चलेगा। फिर बी से स्टार्ट होगी डेफिनेशन, सी से स्टार्ट होगी जैसे कंपनी है, डी से स्टार्ट होगी, पी पर जो है पर्सन, पर्सन आएगा। तो पर्सन किस सेक्शन में दे रखा होगा, बहुत आगे दे रखा होगा। इंडिया आई पहले दे रखा होगा। तो जैसे आप डिक्शनरी देखते हैं ना, लाइन वाइज वर्ड्स लिखे होते हैं, तो जितने भी चीज़ों की डेफिनेशंस देनी है उसको पहले डिक्शनरी वाली ऑर्डर में जचा लेते हैं, और फिर पहले वाले का पहला नंबर, दूसरे का दूसरा कर कर आगे बढ़ते जाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी। चलिए बात करते हैं असेसी। ए से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 असेसमेंट। तो डिक्शनरी में असेसी के बाद असेसमेंट आएगा, 2(8) में असेसमेंट आ रहा है। तो एक नंबर ही तो देना है। हम लोग सेक्शन नंबर की बात करते हैं, सेक्शन पढ़कर आए, अरे प्रोविजंस पढ़कर आए हो, सेक्शन तो बस एक नंबर है, उसका एक नामकरण कर दिया। कल को कोई बोले असेसी, तो आप बोलोगे अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखा है। तो रेफरेंस देने के लिए, बातों को और स्पष्ट करने के लिए जो है ये दे रखा होता है। असेसी का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन बाय whom any tax or other amount is payable under this act, it also includes, means and includes, means and includes, हाइब्रिड डेफिनेशन है। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन, पर्सन में सब लोग आ जाते हैं, याद होगा पर्सन की डेफिनेशन भी यहाँ दे रखी है जो मैं पहले करा चुका हूँ। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or other amount is payable under this act, it also includes, इसमें और भी लोग आते हैं। तो जिसको टैक्स देना है, कोई अमाउंट देना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस कुछ भी देना है, वो तो असेसी है ही, इस एक्ट में देना है। तो साथ में वो पर्सन जिसको मान लिया जाएगा, डीम्ड का मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, डीम्ड।
तो जो पर्सन जिसको मान ही लिया जाएगा कि वो असेसी है अंडर दिस एक्ट, अगर कहीं पर दे रखा होगा किसी पर्टिकुलर एक्ट में कि इसको हम मान लेंगे असेसी है, तो इसका मतलब वो भी असेसी है, भले उसको टैक्स ना देना हो। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी पर्सन ने इस एक्ट का पालन नहीं करा, इस एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं करा, तो उस केस में वो एक असेसी इन डिफॉल्ट हो जाएगा, और असेसी इन डिफॉल्ट होने की वजह से वो भी असेसी की डेफिनेशन में आएगा। और सर ये बार बार असेसी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक बार आप असेसी हो गए तो इनकम टैक्स में जो भी पेनल्टीज लगाई हुई है, फाइनल लगाए हुए हैं, प्रॉब्लम्स दे रखी है कि देना पड़ेगा, तो वो इस बंदे को भी देना पड़ेगा। तो असेसी होना इसके लिए पहली बात ज़रूरी है। असेसी होगा ही नहीं, बोलेगा भाई मैं इसमें फॉल ही नहीं करता हूँ, मुझे टैक्स क्या, मुझे तो कोई लाइबिलिटी आनी नहीं चाहिए। तो पहले बता दिया असेसी कौन है। असेसी होंगे तो फिर कहीं पर अगर जिक्र किया होगा असेसी को ये करना है, असेसी को वो करना है, तो वो सब इसको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, असेसी इन डिफॉल्ट भी हो सकता है। अगर किसी ने एक्ट का पालन नहीं करा वो भी हो सकता है। एंड एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। ये क्या होता है सर? प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में जो है हर साल आप जो भी इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर जो है जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उस साल आप टैक्स का फाइनल अमाउंट पे करते हैं। इस साल में भी पे करते हैं एडवांस टैक्स, कुछ टीडीएस कट जाता है, बट फाइनल अमाउंट जो है आप यहाँ पर पे करते हैं और अपनी रिटर्न भरते हैं, आईटीआर। तो जितने भी लोग रिटर्न भर रहे हैं 6 करोड़ लोग, ये तो इंडिविजुअल हो गए, साथ में कंपनी वगैरह है जो भी है, जो भी लोग रिटर्न भर रहे हैं 6 करोड़ ही होंगे, शायद सबका ही आंकड़ा होगा, चेक करना पड़ेगा, इस साल चेंज हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो 6 करोड़ के 6 करोड़ लोगों की चेकिंग ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट सिस्टम है, वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है इसमें से और जो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन बैंकों से आती है, उस पैन नंबर या टीडीएस जो कटा है या जो भी इन्फॉर्मेशन और आती हैं अलग अलग जगह से, उन सब के बेस पर जो है यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए, तो डिटेल चेकिंग के लिए जो है वो कुछ 1-2% जो है लोगों का, इंसानों का, इंडिविजुअल का, AOP-BOI का, सब लोगों में से थोड़ा थोड़ा छांट कर बताता है कि इनकी चेकिंग अब रेगुलर बेसिस पर आपको करनी पड़ेगी, डिटेल में करनी पड़ेगी कि जो डिटेल इन्होंने दी है वो सही है नहीं है। उसे बोलते हैं एक्चुअल में असेसमेंट। अगर आपका यहाँ पर नहीं आता तो सबका 100% लोगों का ऑटोमेटिक तो असेसमेंट हो ही जाता है। रिटर्न प्रोसेस होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है जो भी उनके पास बैक एंड पे डिटेल होती है और वो प्रोसेस हो जाती है। बट उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर लगता है घपला हो सकता है या हमें चेक कर लेना चाहिए, तो वो कुछ सैंपल आता है जिस पर डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर और उसके सभी जो हायरार्की है, डिपेंडिंग ऑन कितना करोड़ का टैक्स का केस आया है, लाखों का केस आया है, उस हिसाब से अथॉरिटी बटी हुई है, एडिक्वेट अथॉरिटी पे जाता है और वो बंदे जो हैं सब की सब स्क्रूटनी करते हैं। तो जो क्लाइंट होता है वो सीए के पास जाता है, सीए जो है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है केस करता है। तो वहाँ पर जो है हम चीज़ें अपनी क्लाइंट की ठीक कराते हैं, उसकी असेसमेंट पूरी कराते हैं कि सर हमने सब कुछ ठीक भरा, ये डॉक्यूमेंट है, ये सारे हमारे पास बिल हैं, सब कुछ है, कुछ गलती नहीं है। असेसी के बाद डेफिनेशन है असेसमेंट की, सेक्शन 2 क्लॉज 8। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, जिसे हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है भैया, ये आपकी इनकम डिटरमाइन करता है, चेक करता है नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम प्रीवियसली असेस्ड। क्या मतलब हो गया इसका? इनकम की चेकिंग को असेसमेंट बोलते हैं। इनकम की चेकिंग को असेसमेंट बोलते हैं। टन 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 टन। इनकम की चेकिंग को असेसमेंट बोलते हैं। अरे लिख ले यार, बोलते हैं, ठीक है सर। असेसमेंट, इनकम की चेकिंग को असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस भाई साहब ने चेकिंग कर ली पर पैसे लेकर सेटल कर दिया, मामला सेटल कर दिया पैसे लेकर, क्या होगा? दिक्कत होगी नहीं होगी? तो इसका जो हायर ऑफिसर है, हायर अफसर जो है, वो बोल सकता है किसी कारण, अगर उसके पास कुछ नोटिस आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि इस असेसमेंट की रीअसेसमेंट करो, दोबारा से चेकिंग करो, किसी और व्यक्ति को बोलेगा फिर। तो यानी कि चेकिंग जो हो रही है 1-2% लोगों की जो होती है वो तो है ही असेसमेंट, उसके अलावा उसी की जो चेकिंग हुई है उसकी भी रीअसेसमेंट हो सकती है अगर हायर ऑफिसर को घपला लगता है। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे कंपनी का क्या मतलब होता है। सर कंपनी में जो है इंडियन कंपनी आती है और फॉरेन कंपनी आती है और ऐसे इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी आती है जिसको सीबीडीटी ने बोल दिया कि ये तो हमारे लिए कंपनी है, एक्चुअली में ना हो बट इनकम टैक्स के लिए से हम कंपनी मानेंगे। सिंपल इज दैट। वैसे आपकी इंडियन और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आती है।
डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 22A मीन्स, इसके अलावा कुछ नहीं। कंपनी मीन्स इसके अलावा कुछ नहीं। सी पहले आ रहा है, ठीक है, डी बाद में आ रहा है, तो 17 यहाँ पर आ रहा है, 22A बाद में आ रहा है। इसके बीच में और भी सेक्शन होंगे, और भी सब सेक्शन होंगे, क्लॉजेज होंगे। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका इंटरमीडिएट लेवल है, तो उसके लिए जो रिलेवेंट है वो डेफिनेशन हम कर रहे हैं। बेयर एक्ट में जाकर लाइन वाइज देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर सेक्शन नंबर आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है इंडियन कंपनी, मतलब सभी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी, ठीक है। और कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया एंड डिविडेंड इज पेएबल आउट ऑफ इनकम लाइबल टू इनकम टैक्स इन इंडिया। लिख लेना, आगे वर्ड ऐड कर लेना, बट कॉमन सेंस है। लाइबल टू इनकम टैक्स का मतलब है इंडिया में इनकम टैक्स उस पर लग रहा होगा। क्या मतलब हो गया इसका? सभी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है, पॉइंट नंबर 1। साथ में वो सभी कंपनी जिसने इंडिया में कुछ इनकम कमाई जिस पे इनकम टैक्स देना है, और उस इनकम से वो डिविडेंड डिक्लेयर या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। और फॉरेन कंपनी का मतलब है सेक्शन 222A के बाद सेक्शन 223A। फॉरेन कंपनी का मतलब है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। यहां तक की बात क्लियर है सर? जी हाँ सर, डन है, डन है, डन है। सर ये बता दो कि इंडियन कंपनी तो हमने बता दिया, डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी तो है, इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी तो है, बट इंडियन कंपनी एक्चुअली में क्या है? सेक्शन 226 ABCDEFGH I, F के बाद I, 23 के बाद 26, बीच में और भी सबसेक्शन होंगे। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों? इंडियन कंपनी का मतलब है जो कंपनीज एक्ट में कंपनी बनी है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस जो है इंडिया में सिचुएटेड है। साथ ही में वो सभी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट, इंडिया में थोड़े थोड़े प्रोविंसेस होते हैं, ये बहुत टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम प्रोविंसेस होते थे, उस एक्ट में भी अभी चल रहे हैं पुराने एक्ट, उस एक्ट में भी जो है कोई कंपनी कॉरपोरेशन बना के रखी हुई है, वो भी कंपनी के डेफिनेशन में आएगा, इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। और जो कंपनियां जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज, पुडुचेरी हो गया है, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, इन सब में जो कंपनी फॉर्म हुई है, ये भी सारी कंपनीज जो है आपकी इंडियन कंपनी मानी जाएगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए आप। सर रटना है क्या? देखिए भैया, मैं जब अपना इनकम टैक्स पढ़ता था, मैं बता दूं कैसे पढ़ता था। इनकम टैक्स देखिए, ये मान लेते हैं कुआं है, कुआं, तो भाई ऐसा है कि पानी का लेवल यहाँ तक है, आपको इतना डीप जाना पड़ेगा तो पानी मिलेगा आपको। पानी मिलने का मतलब है कि आपका सीए के एग्ज़ाम की जो है तैयारी हो जाएगी, ये पानी निकाल कर आपको लेकर आना है, उतनी तैयारी आपको करनी है। यानी यहाँ से नीचे जाकर इस लेवल तक जाकर आपको यहाँ पर निकलोगे तो काम हो जाएगा। मैं पहले इतना ही पढ़ाता था, इतना लेवल तक या इतना लेवल तक। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा नीचे पढ़ाया जाए, यहाँ तक पढ़ाया जाए। तो जब इतनी डुबकी लेकर आओगे, ऊपर निकलोगे, या फिर जितना मैंने कराया उसके बाद अतिरिक्त मेहनत और करते हो, जो मैंने गाइडेंस दी, पूरा ही नीचे तक जाकर आओगे, तो उसके बाद पेपर कितना भी टफ आ जाए, बाहर से आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने इतनी अंदर डुबकी लगा ली है तो यहाँ तक का तो कर ही लोगे। यानी एग्जाम को पास करना है, एग्जामिशन लानी उतना तो कर ही लोगे, पानी भरकर तो निकाल ही लोगे। तो इसीलिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अपने आप को कन्फाइन नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ये पुराना वाला मॉड्यूल जैसे पढ़ा हुआ है। तो क्या आप जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उसमें पढ़ने के साथ जब चैप्टर हो जाए तो क्या आप अपने नया स्टडी मटेरियल को रीड कर सकते हैं क्या? सभी नहीं, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पूरा हमारा चैप्टर हो गया, आपने उस पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा ली, अगर सबकी लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लगा लो तो भी बहुत है। बट क्या वो खुद से आप प्रयास करेंगे कि हाँ मैं भी जो है बुक की लैंग्वेज पढ़ता हूँ, बुक में कैसे दे रखा है और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता हूँ। तो एक बार मुझसे पढ़ा, नोट्स को पढ़ा, बुक की रीडिंग कर ली, ठीक है, बुक के क्वेश्चंस मैं तो कराऊंगा ही, उसके बाद आपने बाद में खुद से भी ट्राई कर लिए। आपने क्या किया, सीएमए और सीएस के एग्जीक्यूटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी देख लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, कुएं में जो डुबकी है वो यहाँ तक जा रहे हैं, मैंने यहाँ तक कराया, आप यहाँ तक जा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं आप। तो आप जाएंगे और अध्ययन करेंगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो आप जो है एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे।
बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलेंगे। यही मेरे डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज का सोर्स है। डॉक्टर गिरीश आहूजा सर जो है उनकी बुक है, उनके साथ एक रवि गुप्ता सर है, तो गिरीश आहूजा रवि गुप्ता सर की एक कंबाइंड बुक आती है। नाम गिरीश आहूजा सर का ही चलता है, बट दोनों ही डॉक्टर हैं। गिरीश आहूजा सर सीए भी हैं, मतलब इन्होंने पीएचडी करी हुई है। तो रवि गुप्ता सर ने मुझे पढ़ाया हुआ है एसआरसीसी में। वी के सिंघानिया सर वहाँ पढ़ाते थे, जिनकी बुक वहाँ पर जो है सेल होती है, पूरे अक्रॉस दी कंट्री होती है, और उनका बहुत टाइम से जो है नाम बना हुआ है। क्योंकि पहले इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, तो किताबों से ही नाम बनता था। आपने किताब में ऐसे एक्सप्लेन करा है और उसका अपग्रेड या अपडेट वर्जन आने वाला है, एडिशन आने वाला है, उसका लोग वेट करते थे। तो ये जब इतने दिग्गज लोग पढ़ा रहे हैं और आप इनसे पढ़ रहे हो या इनके बारे में सुन रहे हो या चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हो, कोई इनके ओपन सेशन में जा रहे हो, अपना सीए का तो कर ही रहे हो, पर एक्स्ट्रा नॉलेज जितनी ले सकते हो वो लेने की कोशिश कर रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, खूब सारी चीज़ें गेन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और उसको एक्चुअली में समझ पा रहे हो कि हाँ ये एक्चुअली में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और मुझे भी ऐसे करना है। तो जब आप इतना प्रयास करेंगे तो फिर आपकी सीए जर्नी आसान हो जाएगी। और वो भी तब होगी जब आप ये सब करने के बाद, ये तो एक वन साइडेड हो गया ना कि आपको चीज़ें मिल रही है, दूसरा हो गया आप चीज़ें देंगे। यू हैव टू डिलीवर द थिंग्स। लाइक एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, वो आप ही को लिखना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं ना आएगा। जब अंदर से निकाल पाओगे उसको, अपने दिमाग से चीज़ों को निकाल पाओगे, प्रोविजंस को, तब जो है एग्जाम कर पाओगे। जब यही प्रोविजंस को इंटरव्यू में निकाल पाओगे, चीज़ें क्लिक होगी, केस में फिट कर पाओगे, तो कंपनी में सेलेक्ट हो पाओगे। अगर और ज़्यादा एडवांस नॉलेज लेकर बहुत अपडेटेड रह पाओगे तो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी दे पाओगे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे। तो दैट मीन्स कि आपको लेना भी है इनटेक और उसको प्रोसेस कर निकालना भी है, क्वेश्चंस भी रेस करने हैं। तो जब आप इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे और लगे रहेंगे, आपके पास और चीज़ों का समय नहीं है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे रिलेशनशिप्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत पढ़ो या जो भी है नहीं कर सकते हैं, बट उतना लेवल का मेच्योरिटी है क्या? मतलब कि पढ़ाई में आप बेस्ट हो जाओ, उसके बाद आप इसका सोचो। अभी क्या हो रहा है, पढ़ाई साथ में चल रही है, चलो चलती रहेगी, हो जाएगा। रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हो जाएगा। दोनों का मिक्सचर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कम ध्यान जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम जो है आप कम डिवोट कर पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि डेविएशन इतना हो गया कि आप यहाँ से हट ही गए बीच में कुछ पीरियड के लिए, फिर वापस आए, फिर हट गए। तो क्या हो रहा है, आप कंसिस्टेंटली एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो बार बार पटरी से उतर कर चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बार बार स्पीड धीरे ज़्यादा हो रही है, और आप वो जो है अपना जो आउटकम निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पा रहे, स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपको एक बेस्ट एडवाइस दी है कि जब आपकी 20 से 25 ईयर्स की एज है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, करियर बनाना है। जो बेस्ट डिग्री आप ले सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो पढ़ाई में लेनी है। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको 100% श्योरिटी दिलाती है, 100% श्योरिटी कि आप कमा कर खा सकते हैं, पैसा कमाकर खा सकते हैं, मतलब पैसा कमाकर अपना जिंदा रह सकते हैं, कहीं पर अपनी लिविंग कर सकते हैं। ओनली स्टडी इंश्योर दिस, नथिंग एल्स। योर पैशन डजेंट इंश्योर दिस। आप लगे हैं 10 साल 20 साल बाद क्या होगा पता नहीं, चमकोगे नहीं चमकोगे, बट लगे हुए हो सिर्फ। तो इसीलिए पहले पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करने के बाद आप इतना लायक बन जाओ कि कमाने लायक बन गए, उसके बाद अपने पैशन पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगले फिर 5 साल जो होंगे आपकी लाइफ के, 25 ईयर्स के बाद जो आपके 30 ईयर्स तक जो 5 साल होंगे, इसमें आप जो पैशन को थोड़ा परस्यू करते रहेंगे, आप उसको मारेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं 30 ईयर्स की एज पर आप ऐसे काबिल हो जाएंगे कि आप बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ जो आप क्विट करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड जब आप यहाँ पर सेटल हो रहे होंगे, तब डेफिनेटली नाउ यू कैन लुक फॉर रिलेशनशिप टाइप ऑफ थिंग, because now you have completed your studies, you are earning money, now you can look for relationship other things, because आपका उससे जो है कुछ सफ़र नहीं होएगा। एक फेस आपकी लाइफ का निकल गया पढ़ाई वाला, अब आप कमा कर खा सकते हैं। चाहे आप ACCA कर लें, चाहे आप CPA कर लें, कहीं पे आपकी MNC में जॉब लग जाए, चाहे भले 30,000 रुपये की जॉब लगे, बट एक कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेकर कहीं ना कहीं लगें, इसका आपको एफर्ट करना ही चाहिए, बहुत एफर्ट करना चाहिए, आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके पास है। बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट ने अभी मैसेज करके बोला है, बहुत सारे लोग CA फाइनल में ऐसे अटक गए हैं क्योंकि इंटर होने के बाद उनका कहीं ना कहीं ये चक्कर में पड़ गए रिलेशनशिप वाले, और वो बीच में जाकर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, प्रॉब्लमैटिक हो गया, मेंटल टॉर्चर हो गया एक तरह से, जो ब्रेकअप हो गया, जो भी आप कहना चाहें। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि उससे लगा कि यार मेरा समय भी चले गया, कुछ मिला भी नहीं, और नाउ आई एम नो वेयर, नाउ आई हैव टू रीस्टार्ट अफ्रेश एंड आई एम ऑलवेज इन अ गिल्ट कि ये मैंने क्या किया।
काश मैंने पढ़ाई को दे दिया होता तो आज मैं कहीं और होता। लोगों ने लिखा है 7 साल वेस्ट करती है, 7 ईयर्स, कईयों ने ऐसा लिखा है। 7 साल हो जाते हैं ना, 18 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो रहे और तब से ही लग रहे हो, तो 25 साल तक जो आपका मेजर एज है कुछ जीवन में बड़ा करने की, उसमें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लग गए हो, इन जगहों पर चले गए हो। इन जगहों पर कौन लोग जा रहे हैं मालूम है? जो अमीर लोग हैं ना भाई, उनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, उनके पास उनके पापा का जो है बिजनेस सेटअप है, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है पैसों की। उनके पास कार है, उनके पास पैसा है, उनको करना क्या ज़िंदगी में? एक बीकॉम की कोई डिग्री ले रहे हैं या फिर बाद में कुछ एमबीए कर लेंगे पढ़ाई के लिए, अब्रॉड चले जाएंगे, बाप के पैसों पर जाएंगे, उन्हें तो कुछ करना नहीं है, सेट हो जाएंगे बस। और इतना तो बेसिक समझ आ ही जाता है जब कोई बिजनेस फैमिली से आता है या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, एमबीए कर रहा है और साथ में फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो इंग्लिश बोलनी आ गई, सब कुछ चीज़ें आती है, तो इतना तो आ ही जाएगा कि वो कमा कर खा ले अगर उसके पेरेंट्स की रेफरेंस है तो। बट आपको जहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, जिन लोगों के पास उन्हें स्क्रैच से करना है, वो उनको देखकर इन्फ्लुएंस होकर, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनका बिजनेस है बट उतना बड़ा नहीं है, अमीर नहीं है बट फिर भी बिजनेस सेटअप है, उन्हें पता है कि भाई मैं सेट हो जाऊंगा, मेरे फैमिली का वेल्थ बहुत है, लेट्स से पैसा बहुत है, भले वो बहुत अमीर ना हो बट वो बिजनेस में प्रॉपर्टी में पैसा अच्छा खासा है, हो जाएगा, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनका स्टार्ट में उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, उनको ज़िंदगी में ऐश ही करना है। और कई ऐसे हैं कि जो गरीब हैं बट वो अपना पढ़ाई से ध्यान हटाकर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो कुछ वो लोग हैं। तो ये जो 3 सेगमेंट हैं, इसको देखकर मेजॉरिटी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई जिनके पास वेल्थ ज़्यादा नहीं है उनके पेरेंट्स के पास, बट वो एक्चुअली में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट इनको देखकर जो है वो भी इस लाइन में घुसे जा रहे हैं कि भैया ठीक है ये कर रहे हैं हम भी करते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ आपकी बहुत बड़ी है। एक बार 2, 3, 4, 5 साल अपने पे एफर्ट कर आप लायक बन गए, कहीं पे आप जॉब करने लायक बन गए, अच्छे पैसे कमा रहे, एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, उसका एक नाम होता है ना, सब लोग नहीं ले पाते। आपको पता है इंडिया में बहुत लोग ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं, जो ऐसी हो जाती है ना 12वीं के बाद ऐसी बस पेपर 2 क्लियर कर लो आप एग्जाम देकर, वो भी नहीं कर पाते इंडिया में बहुत लोग। तो पूरे इंडिया कंट्री का देखें तो बहुत नीचे हैं हम। और अब जो धीरे धीरे कर रहे हैं वो नाम के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बस वो ग्रेजुएट्स के बाद आगे पढ़ाई करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। सर आईएम की बात करते हुए, में कितनी सीटें? 10,000 होगी, 15,000 सीटें होगी, और कितनी होगी? 20,000 सीटें होगी बस, ज़्यादा नहीं है। आप सबका टोटल करोगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का, कुछ लाख में ही निकल कर आएंगे, 10 लाख लोग बस हर साल के, इतने ही निकल के आएंगे मुश्किल से। सारे इंस्टीट्यूट को प्लस कर लोगे ग्रेजुएशन के बाद वाले, तो इतने ही निकल कर आएंगे। सीएस ले लो, सीएमए ले लो, जो बनकर निकल रहे हैं, आईएम से बनकर निकल रहे हैं, टॉप टीयर कॉलेजेस से बन के निकल रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो सब टोटल मार लो आप, तो आपको इन्हें 10 लाख में आना है ना पूरी पॉपुलेशन में। 130 करोड़ में से ये जो हर साल टॉप के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, 10 लाख भी नहीं, कमी होंगे इससे यार, कमी होंगे। बाकी तो नाम के लिए करते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है कुछ, तो बहुत ही कम लोग हैं, उसमें आपको आना है, तो उसमें एफर्ट डालें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत लाइफ में आगे जा पाएंगे फिर आप। इनकम की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, उसमें जो है इनकम सभी हेड से जो इनकम आती है वो इंक्लूड करी हुई है। एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पीजीबी, कैपिटल गेन, सैलरी अलाउंसेज, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैमलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, अदर सोर्सेज एटसेट्रा, और बहुत सारी आती है। इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इनकम की डेफिनेशन यहाँ पूरी नहीं लिखी है, क्योंकि जब पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है, तो वो सारी इनकम को इस डेफिनेशन में डाल देना, डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। एंड नोबडी आस्क यू दिस डेफिनेशन। इंडिया का डेफिनेशन क्या है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 25A। इंडियन कंपनी है 26, इंडियन वर्ड बाद में आता होगा डिक्शनरी में, और इंडिया पहले आता होगा, ये 25A, और बीच में और भी डेफिनेशन होगी जो हमने नहीं लिखी है। तो ये आप इंडिया का जो मैप देख रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर डेफिनेटली पहले से इनकम टैक्स में आता था, तो ये पूरा जो है आपका जो है इंडिया है, पूरा का पूरा ये इंडिया है, मैप ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की है, इसको पता क्या बोलते हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया हुआ है कि ये आपकी जो टेरिटरी है ये इंडिया है। प्लस टेरिटोरियल वाटर्स, सर मैं समुद्र के किनारे गया इंडिया में और मैं खूब आगे तक चले गया, वो पूरा इंडिया ही तो है? ऐसा नहीं है। जो भी ये बेस लाइन होती है, इसको बेस लाइन बोलते हैं, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर्स हैं, उसको इंडिया माना गया है। 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना गया। 12 नॉटिकल माइल्स कितने होते हैं? 1 नॉटिकल माइल जो है डिस्टेंस नापने का तरीका है समुद्र में, ये 1.856 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.9 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। तो ऐसे 12 नॉटिकल माइल जो है यहाँ पर
आप जाओगे कहीं से भी, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, इस जगह से, वो सारा का सारा जो है 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। इस 12 नॉटिकल माइल में आपको इंडिया की जो नेवी वाले लोग हैं वो मिल जाएंगे, कस्टम वाले लोग मिल जाएंगे, बाहर से कुछ इंपोर्ट हो रहा है वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, कि हमारे इंडिया में एंटर कर रहे हो तो कोई इलीगली तो नहीं आ रहा है, वो सब देखने के लिए लोग होते हैं, पूरा इंस्पेक्शन रहता है। साथ ही में जो सी बेड एंड सबसॉइल है इन वाटर, तो पानी तो है ऊपर का हिस्सा, पानी के नीचे तक जो है, नीचे जाके टच करोगे तो सब सॉइल है या सी बेड है, ये उसकी सॉइल है, यहाँ पे रॉक्स रखी हुई है, वो सब का सब जो है वो भी इंडिया है। एंड एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, यानी ऊपर आसमान, जब ऊपर देखेंगे ऊपर, तो ऊपर जो भी है सब कुछ इंडिया है। तो नीचे अगर खड़े हो यहाँ इंडिया है, तो समुद्र के ऊपर खड़े हो वो भी अगर इंडिया है 12 नॉटिकल माइल तक, तो ऊपर देखोगे तो पूरा आसमान भी उसके ऊपर जो जा रहा है वो भी इंडिया है, दूसरे देश का नहीं, अपने देश के ऊपर का आसमान है वो भी इंडिया है। प्लस 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 बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस, तो पहले 12 नॉटिकल माइल जो है वो हो गया टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल माइनस कर दोगे तो आएगा आपका करीब करीब 188 नॉटिकल माइल्स, 188 नॉटिकल माइल्स। ये है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं EEZ। इस साइड भी है सर, उस साइड भी है, नीचे भी है, हर साइड है। 12 नॉटिकल माइल के बाद का 188 किलोमीटर या फिर बेस लाइन से 200 किलोमीटर। तो पहले 12 नॉटिकल माइल आपका हो गया टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद के जो किलोमीटर्स हो गए वो आपका हो गया एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर वो इंडिया एक्चुअली में है नहीं, 200 किलोमीटर बहुत होता है यार, बट आप वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज, समुद्र के नीचे कुछ लगाया, मशीन लगाई, कुछ रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, वहां पर कुछ बना रहे हैं, वो सब आप कर सकते हो। हर कंट्री के पास ये राइट दिया गया है, तो वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अंडर इनकम टैक्स। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट। इनकम टैक्स में दोनों ही रिसिप्ट टैक्सेबल होती है। आपने देखा था कि कैसे लॉटरी इनकम को टैक्सेबल कर दिया, कौन बनेगा करोड़पति में कोई ये था उसको टैक्सेबल कर दिया, तो वो तो कैजुअल इनकम है, हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, उसे भी टैक्सेबल कर दिया। और जो रेगुलर इनकम आप सैलरी से कमा रहे हैं, रेंट से कमा रहे हैं, PGV से कमा रहे हैं, वो तो टैक्सेबल कर ही दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट, आपने इनकम टैक्स, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, जो आप हर साल कमाते हैं वो टैक्सेबल होती है, बट अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट आपको मिल गई वो टैक्सेबल नहीं होती। ये आपने अकाउंटिंग में BSc कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जनरली ये होता है। इनकम टैक्स में जो है यही कॉन्सेप्ट है, बट कहीं कहीं पे जो है कैपिटल रिसिप्ट भी टैक्सेबल होती है, जैसे हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर। आपने कैपिटल एसेट यानी कि गोल्ड, शेयर, सिक्योरिटीज या फिर लैंड बिल्डिंग, ये सब कैपिटल एसेट होते हैं। अगर आपने इसको ट्रांसफर करा, उस पर गेन आया, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कैपिटल एसेट को बेचने पर भी प्रॉफिट आ रहा है, वो भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा। नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट, जनरली ग्रॉस रिसिप्ट जो है टैक्सेबल नहीं होती जनरली, कि जो भी आपको बेचकर पैसा मिला, जैसे कैपिटल गेन में आपने बेचा, तो उसमें से आप खर्चा तो माइनस करते हैं ना सर, तभी तो आपको नेट गेन पता लगता है। तो जो आपको रिसिप्ट हो रही है, बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है या कुछ भी आपको जो है चीज़ें मिल रही है, उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन अलाउ करी गई है, तो वो सब माइनस करने के बाद खर्चे वर्चे आपका जो इनकम आएगी या जो भी आप उसे नेट रिसिप्ट बोलेंगे, वही आपकी इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ है ड्यू बेसिस एंड रिसिप्ट बेसिस, किस बेसिस पर इनकम टैक्स को टैक्सेबल करेंगे, ड्यू बेसिस पर या फिर रिसिप्ट बेसिस पर। तो आपका जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, FD में पैसा डाला हुआ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक्रूअल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं या कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। बट बाकी सारी जो इनकम होगी, बाकी हेड्स में या कोई भी इनकम होगी, उसमें जो प्रोसीजर गिवन है सर, किस प्रोसीजर से इनकम निकलेगी, उसी प्रोसीजर से निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि BGP में आप बिजनेस को कैश बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, भाई इतना पैसा आया, इतना गया, ये इनकम है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पॉसिबल। कैश बेसिस का मतलब ये नहीं है कैश में आया गया है, प्लीज माइंड इट, बैंक में आया गया, मनी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। एक्रूअल में क्या होता है? एक्रूअल में ये होता है आपने सेल करी, पैसा रिसीव नहीं हुआ आपको, बट आप उसको सेल तो मानेंगे ना। और कैश बेस में होगा सेल करी, बट जो पैसा जितना रिसीव हुआ उसी को सेल मानेंगे। तो जो भी आप फॉलो करें मेथड, एक बार फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर आप PGP या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑप्शन दिया गया है, एक्रूअल करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और बाकी जगह पर जैसा बताया कि ऐसे ही कैलकुलेट होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की, सैलरी की, तो वैसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर यहाँ तक की बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है
और उसमें जो है डिटेल में बताया हुआ है कि रेवेन्यू और कैपिटल में कैसे डिस्टिंग्विश करें, बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट जो है जनरली टैक्सेबल होती है और कैपिटल गेन के चैप्टर में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट भी टैक्सेबल होती है, बट जनरली कैपिटल रिसिप्ट अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। फ्यू डिस्टिंक्शन आपको बतानी होगी टू टेस्ट कि ये जो रिसिप्ट है ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल। अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल है जैसे शेयर कैपिटल, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब आपने शेयर इशू करे, कंपनी में पैसे आए, तो आप कहेंगे अरे पैसे तो आ गए ना, इसको टैक्सेबल कर देते हैं। वो एक कैपिटल रिसिप्ट है और ये एक ऐसी कैपिटल है जो कि फिक्स्ड कैपिटल है। इस कैपिटल से पैसा कमाओगे वो टैक्सेबल होगा। बात समझ रहे हैं आप? शेयर इशू कर जो पैसा आया कंपनी में या लोन से पैसा आया वो तो खैर कैपिटल नहीं होगा, बट जो शेयर इशू कर पैसा आया वो आपकी इनकम थोड़ी ना है, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, उस कैपिटल रिसिप्ट को टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। कैपिटल गेन के चैप्टर में कुछ को माना गया, बाकी अदरवाइज जो है नहीं माना जाता है। अब जो आपकी सर्कुलेटिंग कैपिटल है यहाँ पे, जिसे आप वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। आपको पता है करंट एसेट क्या होते हैं? आपका स्टॉक या इन्वेंट्री होता है, डेटर होते हैं, कैश बैंक बैलेंस होता है, और करंट लाइबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि डेटर जो है वो सेल्स हो रही होगी तब डेटर जनरेट हो रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे तब क्रेडिटर जनरेट हो रहे होंगे, और वो सर्कुलेट होते रहते हैं। पेमेंट आई डेटर से कैश में कन्वर्ट हो गया, पेमेंट आई कैश में कन्वर्ट हो गया, कैश से आपने कुछ और बाय कर लिया तो वहाँ चले गया, परचेज कर ली तो क्रेडिटर्स आ गए, उनको पेमेंट कर दी तो कम हो गया, तो वो चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, यानी जिसे सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स से, परचेज से लिंक्ड है, आपके रेवेन्यू से लिंक्ड है, तो वो टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, और अगर ट्रेडिंग एसेट यानी खरीद कर बेचना है, बनाकर बेचना है, उसको ट्रांसफर करते हैं, बेचते हैं, तो उसका पीजीबी में टैक्सेबल होगा। उदाहरण के तौर पे बहुत सिंपल है कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, सर हाउस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन है, बट जिसका काम घर को खरीद कर बेचना है उसके लिए तो बिजनेस इनकम है, उसका तो धंधा है। शेयर्स को खरीद कर बेचना है, उसका तो धंधा है सर, बिजनेस है, उसका ब्रोकर है, तो उसके लिए उसकी पीजीबी इनकम में टैक्सेबल होगा। तो ये हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि रेवेन्यू आइटम ही टैक्सेबल होते हैं, कैपिटल जनरली नहीं होते, इसके लिए हम ये चीज़ें जान रहे हैं। हाउ टू टेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, कहीं कहीं पे कैपिटल भी होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे अलग से। देखिए, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कैपिटल नेचर का और टैक्सेबल है तो कैपिटल गेन में आएगा, और रेवेन्यू नेचर का है तो डेफिनेटली पीजीबी में होगा या किसी और हेड में होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन आपने एंटर करी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। यानी डीएलएफ बिल्डर है, डीएलएफ का काम घर बनाकर बेचना है, तो उसके लिए तो वो रेवेन्यू है, उसका तो बिजनेस है, तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे इस व्यक्ति के लिए। यही चीज़ किसी के लिए कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसका काम नहीं है खरीद कर बेचना, फिर भी उसने एक एसेट को बेच दिया। सिमिलरली शेयर सिक्योरिटीज़ के लिए हो सकता है। अगर आपको देखना है शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को हम कहाँ पर क्लासीफाई करें, तो आप देखेंगे कि आप उसको रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो बिजनेस इनकम है, कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था तो कैपिटल गेन आएगा, कि आप उसको सेम डे में बेच रहे हैं, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो तो स्पेकुलेटिव इनकम आएगा। तो इनकम का नेचर जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कैपिटल गेन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिक्योरिटीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पास रखते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन के हैं। इंस्टीट्यूशन समझते हो, कंपनी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगर सिक्योरिटी खरीदते हैं तो वो हमेशा ही कैपिटल एसेट माना जाता है। क्यों सर? इनका तो काम खरीद के बेचना नहीं है, इन्वेस्टर हैं, ये खरीद कर बेचेंगे, फिर भी कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, कैपिटल एसेट माना जाता है। ये यहाँ दे रखा है, यही हम देख रहे हैं रेवेन्यू है, कैपिटल है, इसमें हम देख रहे हैं क्या सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस हो सकता है क्या, या उसको हम कैपिटल गेन मानेंगे या बिजनेस नहीं मानेंगे। एक सिंगल ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि बिजनेस तो रेगुलरली होता है। बट क्या आपने ट्रेड फेयर का नाम सुना है? दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, कोरोना से नहीं लगा वो अलग बात है, बट वैसे लगता है। या कोई बिग इवेंट होता है उसमें सेल होती है, तो वो इवेंट तो एक बार हुआ, पर उसमें सेल आपने इतनी कर दी कि वही आपका बिजनेस है, कि आप इवेंट्स में जाते हैं सेल करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं सेल करते हैं, वही आपका बिजनेस है, तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस हो सकती है। सिमिलरली जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं,
ऐसे ये जनरली पढ़ रहे हैं, पेपर में नहीं आता ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहा हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें बताया हुआ है। लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रेगुलर हेंस कैपिटल रिसिप्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को डैमेजेस देती है, जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, वो रेगुलर नहीं होते, उसके लिए देयरफॉर उनको जो है हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ कि गैस की एजेंसी ले रखी है लोगों ने, एलआईसी के एजेंट बने हुए हैं। ये जो एजेंसी का बिजनेस होता है ना, इसमें अगर आपकी एक ही एजेंसी है और उसे आप टर्मिनेट करते हैं और टर्मिनेट करने पर आपको कुछ अमाउंट मिलता है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एक ही एजेंसी है बट जिसका काम बहुत सारी एजेंसीज लेने का है और उसकी एक एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसका तो यही काम है, एक एजेंसी जाएगी दूसरी आएगी, उसका बिजनेस है। और लास्ट है आपका गिफ्ट। कभी भी आपको गिफ्ट मिलते हैं तो एक तरह से वो कैपिटल रिसिप्ट है। गिफ्ट आपको इकट्ठा मिल गया ना, आपने मेहनत नहीं करी, आपका रेगुलर नहीं, एक साथ मिल गया, कैपिटल ही एक तरह का गिफ्ट मिल गया तो कुछ, बट उसे हम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये आप जनरली ये ना समझो कि जो है सारी इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए बताया कि नहीं जनरली रेवेन्यू होती है, कैपिटल वाली नहीं होती जनरली, बट बहुत सारे केसेस में होती भी है। बहुत सारे केसेस में कैपिटल होने के बाद भी किसी और हेड में टैक्सेबल हो सकती है, कई कई जगह पर रेवेन्यू होने के बाद भी कहीं और टैक्सेबल हो सकती है। तो ये सब जो है चीज़ें दिमाग के जो पर्दे हैं उसको यहाँ पर खोला हुआ है। बात समझे आप? तो यहाँ पर मैं आखिरी चीज़ करा रहा हूँ आपको फटाफट, आज का जो हम क्लास कंप्लीट करेंगे और ये पूरा जो है आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मार्जिनल रेट का। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो सीए फाइनल में पढ़ेंगे हम, या सीएमए वालों के कोर्स में हो सकता है आए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कहीं और भी आए, बट जनरली इतना रेलेवेंट ये नहीं होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बट फिर भी जो है आपको पता होना चाहिए इस टर्म का मतलब क्या है। व्हाट इज एमएमआर? इसका मतलब है हाईएस्ट रेट इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी, अगर लग रहा है तो, विच कैन बी एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल एओपी बीओआई एज द केस में भी, किसी पर भी। मतलब यदि मैं एक इंडिविजुअल लूँ जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो उस पर मैक्सिमम टैक्स क्या लग सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ। पहले 2.5 लाख तक तो लगता नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। 30% से ज़्यादा टैक्स है ही नहीं इंडिविजुअल के लिए, तो 30% मैक्सिमम सरचार्ज क्या लग सकता है। देखिए अभी 15% है, बस इसको चेंज कर लेना, अब तो 37% आ गया, तो 37% डाल लेना, चेंज हो गया ना सरचार्ज की रेट, ये पहले का लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर लेना, मैं भी चेंज करूँगा अपने नोट्स में अपडेट कर दूंगा, आप भी कर लेना। और उस पर 4% और जोड़ दो, सरचार्ज जोड़कर जो रेट है उस पर 4% और जोड़ दो, तो वो एक ऐसी रेट निकल कर आएगी जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिविजुअल को जिसकी इनकम लेट्स से, यहाँ तो मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा लिया है, फिर ऐसे लिख लेना कि 2 करोड़ तक है, लेट्स से 2 करोड़ तक ऐसे ले लेना, तो फिर ये 15% का 15% ही रहेगा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा होती है तो आपने यहाँ देखा होगा सरचार्ज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था। 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25% है, 5 करोड़ से ज़्यादा 37% है। तो इनकम कम ले लेना कि भैया इस इनकम वाले बंदे को मैक्सिमम इस रेट पर किसी भी इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो टैक्स कभी बनेगा ही नहीं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। तो इसके लिए ये हो गई एक मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसके लिए हो गई मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ रियली वेरी सिंपल, यहाँ पर बहुत सिंपल रीज़न है आपका। कई कई जगह पे बोला गया है कि अगर आप पालन नहीं करोगे किसी चीज़ का तो आपकी इनकम जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एमएमआर का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर दे रखा है। इंडिविजुअल विद इनकम लेस देन 50 लाख, उसके लिए क्या होगा भाई, उसके लिए जो है सरचार्ज लगेगा ही नहीं, 30% रेट है और 4% सेस है, तो ये उसकी मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो जाएगी। तो अगर लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एमएमआर पे कहीं पे टैक्स लगाना है, जो सीए फाइनल में आता है, बाद में आता है, तो उसके लिए बताया कि अच्छा इसकी एमएमआर क्या होगी, वो यहाँ से पता लग जाएगा। एवरेज रेट क्या होती है, ये जनरली डबल टैक्सेशन रिलीफ जो मिलता है उसमें कॉन्सेप्ट काम आता है, हम सिर्फ समझ रहे हैं एवरेज रेट का मतलब क्या होता है। आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करा स्पेशल रेट पर टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से, और आपने डिवाइड कर दिया टोटल इनकम से, रेट जो निकल कर आएगी, जो भी रेट आएगी उसे हम एवरेज रेट बोलेंगे, दैट विल बी योर एवरेज रेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की, और आपका चैप्टर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं, डिटेल में हमने किया। आगे रेजिडेंशियल स्टेटस कराऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, और ऐसे ऐसे कर जो है फटाफट हम सारी चीज़ें कर लेंगे। ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर, जो कि है 1920, एंड ईयर इन विच इनकम इज टैक्सड, वो है आपका असेसमेंट ईयर, जो कि है 2021।
ईयर इन विच इनकम इज अर्नड दैट इज योर प्रीवियस ईयर 1920 एंड ईयर इन विच इनकम इज टैक्स दैट इज योर असेसमेंट ईयर, वो है 2021। ये तो मैं आपको बता ही चुका ना, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। अपने एग्जाम्पल में 2021 ले लेना, इसको 21-22 कर लेना, सिंपल है। तो ये मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। हालांकि आपको जो मैंने बताया था कि आप प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं वो आपकी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, फाइनल टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना होता है। प्रोविजनल, एडवांस टैक्स, टीडीएस वो तो चलो पहले भी कट जाता है, बट फाइनल टैक्स जो है और रिटर्न जो है वो आपको असेसमेंट ईयर में भरनी होती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं कि इन जगहों पर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब प्रोविजन नंबर 1 सेक्शन नंबर 172, सेक्शन नंबर याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कहाँ कहाँ पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही जो है फाइनली टैक्स हो जाएगी। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, ऐसा इंसान जो इंडिया में कम देर रहता है, शिप कैरी कर रहा है पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, शिप टू इंडियन पोर्ट। तो शिप उसने बाहर से यहाँ भेजा तो कहीं ना कहीं उसने किराया लिया होगा ना, तभी उसने बाहर से शिप इंडिया में भेजी, सामान उतारेगा, चले जाएगा। तो उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम है किराए का जो पैसा मिला है वो उसकी इनकम है। तो यहाँ पर अगर जो है शिप एनआर की है तो इंडिया छोड़ने से पहले उसको इनकम टैक्स तभी देना होगा, जो उसका कैप्टन है ना, या तो वो देगा या उसने किसी को ऑथराइज करा हुआ है तो वो इंसान देगा। जाने तभी देंगे शिप को जब आप इस पर टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आप इंडिया में आए, आपने छोड़ा, आप नॉन रेजिडेंट है, बट ये आपकी इंडियन इनकम है, इस पर टैक्स देना होगा। इंडिया से आपने कमाई है, सामान इंडिया में पहुँचाया है, आपको फ्रेट का पैसा मिला होगा, डेफिनेटली उसमें खर्चा वर्चा माइनस कर आप दीजिएगा। बट इस केस में जो है मान लिया जाएगा, खर्चा वर्चा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मान लिया जाएगा कि जो भी आपने फ्रेट पे करा है या पेबल है वो जो है मतलब आपको जो मिला है उसका 7.5% आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी, भले आप मानो या ना मानो। मतलब पे का मतलब इंडियंस ने किया होगा पे, जिन्होंने सामान मंगाया है तो उन्होंने जो है 1 करोड़ का जो है फ्रेट पे किया है। तो 1 करोड़ का अगर फ्रेट पे करा है तो उसमें से खर्चे माइनस होकर इनकम आनी चाहिए ना एक्चुअली में, तो सामने वाले की, कि भाई इतना उसको मिला, उसके वो अपने खर्चे माइनस करेगा, कैप्टन को सैलरी दे रहा है, क्रू मेंबर को सैलरी दे रहा है, शिप को लाने का खर्चा है, फ्यूल लगा है, माइनस करेगा तब उसकी इनकम आएगी। इस केस में जो है डीम्ड इनकम का प्रोविजन लग रहा है, आगे भी पढ़ेंगे। डीम्ड इनकम का मतलब मानो या ना मानो मान लिया जाएगा कि जो फ्रेट है उसका 7.5%, यानी 1 करोड़ का 7.5% या 7.5 लाख निकल रहा है, ये 7.5 लाख आपकी इनकम है। देयरफॉर एक्सपेंस माइनस करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली इनकम ही मान ली 7.5%, ये हम इनकम मानते हैं। और इस पर जो है फिर आप टैक्स देंगे जो भी नॉन रेजिडेंट के लिए लगता है इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले। तो वैसे कायदे में तो इसको फाइनल टैक्स जो है नेक्स्ट ईयर भी दे सकता था असेसमेंट ईयर में, बट यहाँ पर जो है इसको सेम ईयर में देना होगा। तो ये जो है प्रोविजन में एक्सेप्शन है। सेकेंड जो है पर्सन्स लिविंग इंडिया, सेक्शन 174, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है फाइंड्स या नोटिस करता है एनी इंडिविजुअल लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशंस ऑफ रिटर्निंग बैक टू इंडिया, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है या नोटिस करता है एनी इंडिविजुअल लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशंस ऑफ रिटर्निंग बैक टू इंडिया, उस केस में टैक्स फॉर द ईयर इन विच इंडिविजुअल इज अबाउट टू लीव इज पेड इन द सेम ईयर इन विच ही लीव्स इंडिया। क्या मतलब हो गया इसका? कोई इंसान इंडिया परमानेंटली जाना चाहता है, मैं वापस नहीं आऊँगा, तो उसको बोल रहे हैं भाई जिस दिन तक तू जा रहा है, जो दिन तेरा जाने का है, उस ईयर की इनकम तू सेम ईयर में देकर जा। ये नहीं तो बोलेगा मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर फाइनल टैक्स दे दूंगा क्योंकि आपको अलाउ किया गया, नहीं, सेम ईयर में देकर जाओ। और ये तब पता लगेगा जब असेसिंग ऑफिसर को कहीं ना कहीं से अंदेशा होता है कि बंदा यहाँ से भाग रहा है, तब ये सेक्शन लगा सकता है, अदरवाइज तो कैसे पता लगेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 174A, जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। पार्ट को काट देना, पार्ट क्यों लिख दिया यहाँ पे? फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन डिसॉल्व हो रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने, कि हमारा एक गठन हुआ है एक चीज़ को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमने वो पूरी कर ली, अब हम डिसॉल्व हो रहे हैं, हम गायब हो रहे हैं, हमारा पर्पस खत्म, हम खत्म हो रहे हैं। तो खत्म होने के बाद असेसिंग ऑफिसर किसको पकड़ेगा? इस पर टैक्स देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिसॉल्व हो रही है इन द सेम ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में होने वाली है, तो ये बोल सकता है कि जो डिसोल्यूशन की डेट है आपकी, वहाँ तक की जो इनकम है उसको सेम ही आप
ईयर में जो है पे कर देंगे, सेम ही आप ईयर में पे कर देंगे। यानी क्या लिखा हुआ है इसका मतलब कि अगर मान लेते हैं 2021 ईयर में या ये 21-22 ईयर में, नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो है यहाँ पर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाई थी पिछले साल, वो अब खत्म होने वाली है, उसका काम हो रहा है, असेसिंग ऑफिसर को पता लग गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो असेसमेंट ईयर 21-22 है ना, वो तो आपका 2021 ईयर की इनकम के लिए होगा, और जो 21-22 में आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वहां तक की भी जो इनकम है ना, उसको भी इसी असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स दे दो, नेक्स्ट ईयर में मत जाओ, ये बताया जा रहा है। अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है सेक्शन 175, असेसिंग ऑफिसर को लगता है पर्सन लाइकली टू चार्ज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज एनी ऑफ हिज एसेट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट, देन इनकम फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर टू द डेट इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई इंसान बेच रहा है या उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, उसे बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, और उसके बाद गायब हो जाएगा, कुछ उसके पास धन बड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, उसने धन तो क्या कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी है, बेच दी, पैसे लिए, गायब। अब असेसिंग ऑफिसर को पता लगेगा तब तो होगा ना, अदरवाइज नहीं पता लगेगा, नहीं कर सकता है वो। तो इसे बोल सकता है कि हाँ ये भाग जाएगा पैसे लेकर और अपनी टैक्स लाइबिलिटी से बच जाएगा, क्योंकि जो घर उसने लिया है वो तो कहीं इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में है नहीं, पहले से खरीद के पड़ा होता है, पुश्तैनी घर आ गया होगा, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आया नहीं, बेचा और बेचकर निकल गया, उस पर टैक्स दिया ही नहीं, कहीं से ट्रेस कर ही नहीं सकते। उस केस में बोला है कि इनकम जो है उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, जब ट्रांसफर कर रहा है वो चार्जेबल हो जाएगी उसी असेसमेंट ईयर में, जैसे मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया। और लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176। यहाँ पर अगर कोई इंसान बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है बट भाग के नहीं जाने वाला है, तो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है, मे और मे नॉट, उसकी मर्जी है, उसको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है। असेसिंग ऑफिसर मे और मे नॉट चार्ज कर सकता है जो भी प्रीवियस ईयर एक्सपायर हुआ, उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया, उस साल अगर कोई बंदा डिसकंटिन्यू कर रहा है अपना बिजनेस, तो डिसकंटिन्यूशन की डेट तक जो इनकम आई है उसको इसी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल कर लेंगे, ना कि नेक्स्ट में करेंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहेगा तो, उसको लगेगा तो, ये उसकी मर्जी है, सर्कमस्टेंस के बेसिस पर। इसी के साथ जो है आपका पूरा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसको आपको थॉरोली रिवाइज करना है, नोट्स का प्रिंट आउट लाना है, कुछ चेंजेस बताएं, अपडेट बताएं, वो करने हैं। चैप्टर 1 होने के बाद स्टडी मटेरियल तो खैर अभी नया नहीं आया है, जब आएगा तब हम करेंगे, पर इसके बाद में एक वीडियो का खाली स्पेस छोड़ दूंगा, जो कि आपका होगा स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 1, जब आएगा तब बनाकर डाल दूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, तो जब आएगा तब बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल जो है एक वीडियो आपको खाली मिलेगा इसके बाद शायद, एंड उसके बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपको इनकम टैक्स का बेसिक्स जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़, तो आपको फिर जो है बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे इसको इन डेप्थ पढ़ने में, एक एक लाइन को, एक एक प्रोविजंस को पढ़ने में, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिवाइज, रिकॉल एंड इम्प्लीमेंट दैट इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप लोगों का कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा, बाय बाय।